कम्युनिज्म जो होता है वो बाय डेफिनेशन रिलीजन के खिलाफ होता है। ये लोग रिलीजन में बिलीव नहीं करते हैं, एथीस्ट होते हैं। मार्क्स ने कहा था कि रिलीजन जो है वो मासेस के लिए ओपियम यानी एक नशे की तरह होता है। लेनिन ने यहां तक कहा था कि एथीज्म जो है वो कम्युनिज्म का इंटीग्रल पार्ट है। तो अगर आप टेक्स्ट बुक डेफिनेशन के हिसाब से जाएं तो कम्युनिस्ट जो होते हैं वो रिलीजन में बिलीव नहीं करते। लेकिन ये जो कॉन्सेप्ट है ये प्रैक्टिकली फीजिबल नहीं होता है। आप इमेजिन कीजिए कि अगर कम्युनिस्ट को इंडिया में सर्वाइव करना है और वो सारे रिलीजन के खिलाफ बोलें तो इनकी जो प्रैक्टिकल वैल्यू है वो कुछ रहेगी नहीं, वो खत्म हो जाएगी, क्योंकि सारे रिलीजन वाले मिलकर इनको अपोज करेंगे, इनकी कोई वैल्यू नहीं रहेगी सोसाइटी में। इसलिए अपने एग्जिस्टेंस को बनाए रखने के लिए, अपनी सोशल रेलेवेंस बनाए रखने के लिए इन्होंने अपनी जो स्ट्रेटेजी है उसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर दिया है। इस स्ट्रेटेजी का नाम है मेजोरिटेरियनिज्म, यानी कि ये जिस देश में रहते हैं उस देश के मेजोरिटी जो रिलीजन होता है ये उसके खिलाफ होते हैं। जो भी मेजोरिटी रिलीजन होता है उसको ये ऑप्रेसर डिक्लेयर कर देते हैं। उस रिलीजन की खराब चीजों को ये लोग हाईलाइट करते हैं कई गुना बढ़ा बढ़ा कर उसको, और उसी देश के जो माइनॉरिटीज वाले जितने भी रिलीजन होते हैं उनके खिलाफ इनके मुंह से एक शब्द नहीं निकलता, चाहे उसमें कितना ही रिग्रेसिव चीजें क्यों ना हो। और इसके एग्जाम्पल्स आप देखिए, जो अमेरिका के जो लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट होते हैं वो क्रिश्चियनिटी के खिलाफ बोलते हैं सिर्फ। जो बांग्लादेश के लेफ्टिस्ट या कम्युनिस्ट होते हैं वो इस्लाम के खिलाफ बोलते हैं। जो इजराइल के लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट होते हैं वो जुडाइज्म के खिलाफ बोलते हैं। उसी तरह जो इंडिया के लेफ्टिस्ट कम्युनिस्ट होते हैं वो हिंदुइज्म के खिलाफ बोलते हैं। तो ऐसा नहीं है कि इनको स्पेसिफिक सिर्फ हिंदुइज्म से ही प्रॉब्लम है, इनको हर उस मेजॉरिटी रिलीजन से प्रॉब्लम है जिस देश में ये रहते हैं। इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता कि माइनॉरिटी वाला जो रिलीजन है उसमें भी बुराइयां हैं या उसमें ज्यादा बुराइयां हैं, उससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, ये हमेशा उसको डिफेंड करते हैं। तो दूसरा पॉइंट कि क्या कम्युनिज्म इतना खतरनाक है, क्योंकि हमें तो पता चलता नहीं है, लोगों को लगता है कहाँ है कम्युनिस्ट, कहीं भी तो नहीं है। जो कम्युनिस्ट हम देखते हैं वो पॉलिटिकल कम्युनिज्म है। पॉलिटिकल कम्युनिज्म जो है वो इंडिया में खत्म हो चुका है ऑलमोस्ट, बंगाल में तो गया, सिर्फ केरला में बचा हुआ है, त्रिपुरा से भी चला गया। ज्यादा खतरनाक है कल्चरल कम्युनिज्म या मार्क्सिज्म, जो हमें दिखता नहीं है, जो हमें पता नहीं चलता है। तो वो इंडिया में आया कहाँ से? देखिए, कम्युनिज्म, मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म, ये जो भी कुछ है, इनके बारे में जो भी लिटरेचर था वो इंग्लिश में होता था। इसलिए जब तक अंग्रेज इंडिया में नहीं आए थे हमें इसके बारे में कुछ नहीं पता था। अंग्रेज इंडिया में आए, बंगाल के रास्ते आए, कोलकाता को उन्होंने अपना राजधानी बनाया, इंग्लिश को उन्होंने वहां का स्टेट लैंग्वेज बनाया और लोगों को इंग्लिश पढ़ाना शुरू किया। जो लोग इंग्लिश पढ़ लेते थे उन लोगों को बाबू कहा जाता था, उनकी सोशली रिस्पेक्ट थोड़ी सी बढ़ जाती थी, उनको इंटेलेक्चुअल समझा जाता था। तो एक बार जो आदमी इंग्लिश सीख गया वो इंग्लिश में कोई भी बुक पढ़ सकता है। तो उन लोगों ने उसके बाद मार्क्स को पढ़ना शुरू किया, लेनिन को पढ़ना शुरू किया, वो उससे प्रभावित हुए, उस आइडियोलॉजी को उन्होंने अपनाया और इस आइडियोलॉजी ने हेल्प भी की है ब्रिटिशर्स को इंडिया से हटाने में। क्योंकि ये जो कम्युनिज्म की जो आइडियोलॉजी होती है ये बेसिकली एंटी एस्टेब्लिशमेंट होती है, ये एक ऑपरेसर के खिलाफ काम करती है। तो जब तक किसी देश में डिक्टेटर है, जैसे कि इंडिया में ब्रिटिशर्स थे, तब तक कम्युनिज्म का रेलेवेंस होता है, इन लोगों ने काम भी किया है। लेकिन जब डिक्टेटरशिप खत्म हो जाती है और डेमोक्रेसी आ जाती है तब कम्युनिज्म का कोई रोल नहीं होता है, क्योंकि डिक्टेटर बचा ही नहीं। बट ये लोग अपना सोशल रेलेवेंस बनाए रखने के लिए उस डेमोक्रेटिक इलेक्टेड गवर्नमेंट को भी फासिस्ट बोलने लगते हैं। खैर, तो अब हम वापस आते हैं कल्चरल मार्क्सिज्म के ऊपर। तो अंग्रेज जब चले गए तो इंडिया में जो पढ़े लिखे लोग थे, सो कॉल्ड जो अंग्रेजी बोलने वाले लोग थे, वो ज्यादातर मेट्रोज में ही थे, जैसे मोस्टली बंगाल में थे, मुंबई में थे, इस तरह के इलाकों में थे पढ़े लिखे लोग। और इन्हीं लोगों ने जो है फिर कॉलेजेस में पढ़ाना शुरू किया, जो बड़े बड़े कॉलेजेस हैं, जैसे JNU हुआ या जामिया हुआ या DU हुआ। इन लोगों ने लोगों को पढ़ाना शुरू किया और ये वही लोग थे जो मार्क्सिज्म, लेनिनिज्म या इस तरह की जो चीजें से हेविली इंस्पायर्ड थे। और ये लोग पढ़ाते थे ह्यूमैनिटी स्ट्रीम में, क्योंकि ये ह्यूमैनिटी सब्जेक्ट का ही पार्ट है मार्क्सिज्म लेनिनिज्म, तो साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स तो पढ़ते नहीं थे। और अगर आप ध्यान से सोचें तो ह्यूमैनिटीज के स्टूडेंट्स ही एक देश को चलाते हैं। जो चाहे आप ब्यूरोक्रेसी ले लो, चाहे आप पॉलिटिशियंस ले लो, जर्नलिस्ट, मास कम्युनिकेशन ले लो, राइटर्स ले लो, ओपिनियन मेकर्स ले लो, ऑथर्स ले लो, ये जितने भी लोग होते हैं जो सो कॉल्ड एक देश का इकोसिस्टम बनाते हैं, ये लोग हेविली इंस्पायर्ड हैं मार्क्स और कम्युनिस्ट के थॉट से, क्योंकि इन लोगों को पढ़ाया वैसे ही टीचर ने है। और उसके बाद इन्हीं लोगों ने जो है बुक्स भी लिखी है, जो पढ़ पढ़ के इंडिया में लोग बड़े हुए। अब अगर आप सोच के देखें इनकी बुक्स, जो चाहे वो NCERT की बुक्स हो या ICSE की बुक्स हो, उस बुक में मुगल्स के ऊपर आपको 10-12 चैप्टर्स मिलेंगे। शाहजहां जैसा आदमी जिसने
जब इंडिया में अकाल पड़ा हुआ था, कई मिलियन लोग मर रहे थे अकाल से, उस समय उसने वहाँ पैसे खर्च करने की बजाय उन पैसों से ताजमहल बनवाया। अपनी पता नहीं कौन से नंबर की बीवी थी उसके लिए, जिन लोगों ने ताजमहल बनवाया उनके हाथ भी कटवाए। ऐसे घिनौने आदमी को जो है आज सिंबल ऑफ लव माना जाता है, हमें से बहुत सारे लोग बिलीव करते हैं, क्योंकि ये हमें टेक्स्ट बुक्स में पढ़ाया गया है। वही टेक्स्ट बुक जो इन लोगों ने लिखी है, कम्युनिज्म में जो बिलीव करते हैं इन लोगों ने। औरंगजेब जिसने पता नहीं कितने लोगों को मारा है बुरे तरीके से, सिखों को मारा, हिंदुओं को मारा, जिन्होंने कन्वर्ट नहीं किया, जो है बुरे तरीकों से मारा है। एनसीईआरटी की बुक में उसके लिए लिखा जाता है कि वो अपने फ्री टाइम में गरीबों के लिए टोपियां सिलता था। तो जितने भी ये जो है बाहर के लोग रहे हैं जिन्होंने इंडिया पे आके जुल्म किया, उनको जो है टेक्स्ट बुक में महिमा मंडन किया जाता है, और जो हमारे एक्चुअल हीरोज थे शिवाजी महाराज जैसे, उनका जो है नाम तक नहीं आता है टेक्स्ट बुक्स में। सो ऐसी बुक्स पढ़ पढ़ के जब बच्चे बड़े होते हैं, वो बुक्स जो कि हेविली इंस्पायर्ड है मार्क्सिज्म से, कम्युनिज्म से, जो कि लिखी ही इन लोगों ने है, कम्युनिस्ट नेहरूवियन लॉबी ने, तो ऐसे बच्चे जो हैं वो कहाँ से अपने कल्चर से प्यार करेंगे? उनको पता ही नहीं होता है। उनको धीरे धीरे जो है सेल्फ गिल्ट और अपने ही रिलीजन से उनको नफरत होनी शुरू हो जाती है। क्योंकि अगेन अगर आप याद करो, आपने बुक्स में पढ़ा होगा, वहाँ पे सती प्रथा का जिक्र होता है, कास्ट सिस्टम का जिक्र होता है, ऐसी बुरी बुरी चीज़ों का जिक्र होता है जो कि हिंदुइज्म में थी, है इनफैक्ट अभी भी कुछ हद तक, लेकिन दूसरे जो रिलीजन से उनकी बुराइयों का बिल्कुल जिक्र नहीं होता है। तो ऐसे बच्चे जब पढ़ पढ़ के बड़े होते हैं वो अपने ही रिलीजन से नफरत करने लगते हैं और इंस्पायर्ड होते जाते हैं इनसे। खैर, इसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे यूथ पे क्यों पड़ता है? क्योंकि कम्युनिज्म जो आइडियोलॉजी है, जैसा मैंने कहा, वो बेसिक बाय नेचर ही उनका एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, रिवॉल्यूशनरी होता है। सो जो एक क्रांतिकारी विचार होते हैं वो अर्ली टीन्स में जो लोग होते हैं, अर्ली 20s में या टीन्स में जो यंगस्टर्स होते हैं, उनको बड़े एक्साइटिंग लगते हैं, क्योंकि यूथ भी जो है वो बाई नेचर एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है, रिवॉल्यूशनरी होता है। आज़ादी, क्रांति, ये सब थॉट्स उसके दिमाग में आते हैं। 12th करके पहली बार वो निकला होता है घर से, कॉलेज में जाता है। तो कम्युनिस्ट जो होते हैं वो अपने विचारों को बड़ा कूल बना के प्रेजेंट करते हैं, और ये लोग जो हैं लपक लेते हैं उसको, चाहे इशू पता हो या नहीं पता हो, बिकॉज इट इज़ कूल एंड हैपनिंग, वो उसके साथ हो लेते हैं। तभी आप देखें, अगर आप कंपेयर करें, मतलब इस्लाम में बुर्का में महिलाओं को रखा जाता है, उसको एम्पावरमेंट कहा जाता है, और अगर हिंदू महिलाएं जो हैं वो घूंघट में रहती हैं, भले ही अपनी मर्जी से क्यों ना रहती हो, उसको रिग्रेसिव कहा जाता है, पेट्रियार्की कहा जाता है। वैसे दोनों ही रिग्रेसिव है, लेकिन एक चीज़ को जो है रिग्रेसिव कहा जाता है, पेट्रियार्की कहा जाता है, दूसरी चीज़ को एम्पावरमेंट कहा जाता है। इतना ऑब्वियस हिपोक्रेसी होने के बावजूद भी लोग नहीं देख पाते हैं, उनको समझ में नहीं आती है, यूथ को समझ में नहीं आता है, बिकॉज ये जो पढ़ते आए हैं बचपन से और जिस तरह से उनको इन्फ्लुएंस किया जाता है, उनको ये दिखता ही नहीं है। ये सो कॉल्ड जानवरों से प्यार करने वाले लोग, जब ईद पे 10-20 लाख बकरों को मारा जाता है, तब ये कुछ नहीं बोलते उसके बारे में, तब बिरयानी खाने की बात करते हैं, मटन बिरयानी। और वहीं पर जो है दिवाली के एक पटाखों से कुत्तों को प्रॉब्लम होती है, उसके लिए ये सरासमान कर लेते हैं। अगर आप कुत्ते से प्यार करते हैं तो आप डॉग लवर हैं, लेकिन गाय को अगर आपने प्यार दिखा दिया तो वो रिग्रेसिव हो गया। मतलब एक ऐसा जानवर जो बोल नहीं सकता, कुछ नहीं कर सकता, आपको उससे नफरत है, क्योंकि वो आइडियोलॉजिकली आपके हिसाब से जानवर नहीं है, वो कुछ और है। तो इतनी ऑब्वियस हिपोक्रेसी होने के बावजूद जो है यूथ हमारा नहीं देख पाता है, क्योंकि एक तो बाय नेचर ही, जैसा मैंने कहा, वो रिवॉल्यूशनरी होते हैं और कम्युनिज्म उनको अट्रैक्टिव लगता है, कूल और हैपनिंग लगता है। इसीलिए कहा भी जाता है कि जब तक लोग पैसा कमाना शुरू नहीं करते हैं वो कम्युनिस्ट होते हैं। एक बार जब लोग पैसे कमाने लगते हैं, नौकरी लग जाती है, उनको चीज़ें रियलाइज़ होती है कि सब कुछ स्ट्रगल वगैरह क्या होता है, और उनको ग्राउंड रियलिटीज़ दिखने लगती हैं, तब जाकर वो कम्युनिज्म से नफरत करना शुरू करते हैं। और हमारे में से भी ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो पहले कम्युनिस्ट होते थे और धीरे धीरे वो चेंज हुए हैं। तो कोशिश यही है कि लोगों को कम उम्र में ही आईना दिखाया जाए, उनको ये बताया जाए कि कुछ भी चीज़ सिर्फ इसीलिए करने की ज़रूरत नहीं है कि वो कूल और हैपनिंग है। थोड़ा सा सोच के देखें, बाकी अपने बायस साइड पे रख के, कि वाकई इस रिलीजन में ये चीज़ सही है या नहीं है, या वाकई उस रिलीजन में ये चीज़ गलत है या नहीं है। अगर आपके हिसाब से कोई पॉइंट गलत है तो वो सारे रिलीजन के लिए गलत होना चाहिए, ना कि एक रिलीजन के लिए वो आपने बोल दिया गलत है और दूसरे रिलीजन के लिए आपने बोल दिया एम्पावरिंग है या वो बाई चॉइस है। ऐसी हिपोक्रेसी ना कीजिए। थैंक यू।